बीरबल की सोच से सब चकित। सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। सुबह का समय था, लेकिन वातावरण में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक अत्यंत जटिल समस्या ने बड़े बड़े पंडितों और अनुभवी सेनापतियों के माथे पर बल ला दिए थे। ये समस्या एक धनी व्यापारी की मृत्यु से उत्पन्न हुई थी, जिसने अपनी संपत्ति 2 जुड़वा बेटों के नाम कर दी थी। दोनों बेटे हूबहू एक जैसे दिखते थे और दोनों ही स्वयं को असली और अधिक योग्य वारिस बता रहे थे। वे दोनों इतने चालाक थे कि सबूत भी दोनों के पक्ष में थे। बादशाह अकबर ने कई न्यायाधीशों से सलाह ली, पर कोई भी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा था। न्याय का तराजू हवा में झूल रहा था। तब बादशाह ने गहरी निराशा में अपनी नजर बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस उलझन को सुलझाना चाहूंगा। बीरबल ने व्यापारी के दोनों पुत्रों को देखा और दरबारियों से कहा, समस्या पुत्रों की नहीं है, बल्कि उस चीज की है जिसे वे सबसे अधिक महत्व देते हैं। ये सुनते ही सारा दरबार चकित रह गया। ये कैसी पहेली थी? उन्होंने बीरबल की ओर उत्सुकता से देखना शुरू कर दिया कि अब वो क्या करने वाले हैं। बीरबल ने एक क्षण के लिए चुप्पी साधी, जिससे दरबार का माहौल और भी गंभीर हो गया। फिर उन्होंने अपने अंगरक्षकों को निर्देश दिया कि वे व्यापारी के घर से 2 चीजें लाएं। पहला, एक पुराना धूल भरा तराजू, और दूसरा, एक बड़ी थैली जिसमें केवल छोटे कंकड़ भरे हों। बीरबल ने वो तराजू दोनों पुत्रों के सामने रखा। जहांपनाह, उन्होंने बादशाह से अनुमति लेते हुए कहा, संपत्ति का बंटवारा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें क्या मिलता है, बल्कि इस बात पर कि वे इसे कैसे संभालते हैं। उन्होंने पहले पुत्र की ओर देखते हुए कहा, तुम पिता की दौलत को सबसे बड़ा मानते हो। इस तराजू पर इस कंकड़ भरी थैली को रखो। अब बताओ, तुम इससे क्या चाहते हो? पुत्र ने गर्व से कहा, मुझे इस थैली का सबसे बड़ा कीमती हिस्सा चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और फिर दूसरे पुत्र की ओर मुड़े। अब सबकी आंखें दूसरे पुत्र पर टिकी थी। ये परीक्षा उसकी सोच को उजागर करने वाली थी। ये देखकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि ये तराजू और कंकड़ की पहेली आखिर किस राज को खोलने वाली है। बीरबल ने दूसरे पुत्र की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और वही कंकड़ भरी थैली और तराजू उसके सामने रखा। पुत्र, तुम बताओ, जब तुम्हारा भाई सबसे कीमती हिस्सा चाहता है तो तुम इस दौलत के ढेर से क्या मांगते हो? दूसरा पुत्र शांत था। उसने न तो कंकड़ों को छुआ, न ही धन की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली और आदरपूर्वक कहा, महाराज, मुझे ये धन नहीं चाहिए। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन सिद्धांत अटल रहते हैं। मुझे इस थैली या कंकड़ों में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस वो तराजू चाहिए। ये सुनकर पहला पुत्र और दरबार के सभी लोग भौचक्के रह गए। तराजू? क्यों? बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा। पुत्र ने उत्तर दिया, ताकि मैं हमेशा पिता के दिखाए न्याय और संतुलन के मार्ग पर चल सकूं। ये तराजू उनके सिद्धांतों का प्रतीक है, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। जिसके पास न्याय तौलने की समझ है, उसे संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। इस अद्भुत जवाब को सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल की योजना अब स्पष्ट हो चुकी थी। उनकी सोच ने दिखा दिया कि असली उत्तराधिकार धन नहीं, बल्कि विवेक होता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत पहले पुत्र को गले लगा लिया और बोले, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय और विवेक किसी भी खजाने से बड़ा है। फिर बादशाह ने बीरबल की ओर देखा, जो मुस्कान के साथ खड़े थे, और कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच ने इस परीक्षा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। अब बारी दूसरे पुत्र की थी। दरबार की निगाहें उस पर टिकी थी, ये जानने को कि वो कैसी अलौकिक वस्तु की मांग करेगा। दूसरा पुत्र आगे आया और धीमे स्वर में बोला, पिताजी, मुझे धन या सत्ता नहीं चाहिए। मैं बस एक विशाल दर्पण चाहता हूं। सभी फिर चकित रह गए।
दर्पण? वो किस लिए? पुत्र ने जवाब दिया, ताकि मैं हमेशा खुद को देख सकूं, अपनी गलतियों को पहचान सकूं और कभी भी अहंकार के अंधेरे में न डूबूं। जो राजा अपनी कमजोरियां जानता है वही सबसे मजबूत होता है। बीरबल और अकबर दोनों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि तीनों पुत्रों को बीरबल की बुद्धिमानी ने सिखा दिया था कि वास्तविक संपत्ति क्या होती है। अकबर ने अपनी सीट से उठकर तीसरे पुत्र को गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने भरी सभा में घोषणा की, ये परीक्षा केवल मेरे पुत्रों की नहीं थी, बल्कि ये जानने की थी कि सच्चा शासक क्या चाहता है। पहले ने सुरक्षा मांगी, दूसरे ने ज्ञान का भंडार, पर तीसरे ने आत्म सुधार का मार्ग चुना। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, यह तुम्हारी ही बुद्धिमानी का परिणाम है बीरबल, कि मेरे पुत्रों ने धन या सत्ता के बदले चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर ने आगे कहा, यह सिद्ध हो गया कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत सकता है, अपनी कमियों को पहचान सकता है, वही संसार को जीत सकता है। उन्होंने उसी क्षण तीसरे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा कि उसकी दर्पण वाली सोच ही राज्य का सच्चा गहना होगी, जिससे सभी मंत्रियों और अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बीरबल की इस अनोखी शिक्षा से भरी सभा में हर कोई चकित था। दरबार में फैली हैरानी की जगह अब एक गहन सम्मान और स्वीकृति ने ले ली थी। पहले दोनों शहजादों ने बिना किसी ईर्ष्या या शिकायत के अपने छोटे भाई को आगे बढ़कर बधाई दी। वे समझ चुके थे कि उन्होंने धन और शक्ति को त्याग कर जो सबसे बड़ी दौलत कमाई थी, वो था पिता की नजरों में अर्जित किया गया सच्चा सम्मान। बादशाह अकबर ने संतुष्टि की एक गहरी सांस ली। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी शिक्षा पद्धति ने यह स्पष्ट कर दिया बीरबल, कि तलवार की धार से पहले बुद्धि और विवेक की धार का तेज होना आवश्यक है। तुम्हारा यह दर्पण वाला सबक आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत है। उस दिन से मुगल साम्राज्य में यह नियम बन गया कि किसी भी बड़े पद पर नियुक्ति से पहले व्यक्ति के चरित्र और आत्मनिरीक्षण की क्षमता को सर्वोपरि परखा जाएगा। बीरबल की दूरदर्शिता ने केवल एक उत्तराधिकारी नहीं चुना, बल्कि राज्य के लिए नीति का नया आधार स्थापित कर दिया था। यह घटना दरबार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। दरबारी, जो अक्सर बीरबल की सीधी सादी बातों पर हंसते थे, अब उनकी दूरदृष्टि के सामने नतमस्तक थे। वे चकित थे कि बीरबल ने कैसे एक साधारण से दर्पण के प्रयोग से शासन और नैतिकता के सबसे बड़े सिद्धांत को स्थापित कर दिया। अकबर ने स्वयं कई बार यह स्वीकार किया कि बीरबल का दिमाग प्रकृति का सबसे अद्भुत खजाना है। उनकी सूझबूझ ने साम्राज्य के भीतर केवल शांति ही नहीं लाई, बल्कि ज्ञान और आत्मनिरीक्षण की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहा। बीरबल की युक्तियों ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता और बल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है अंतरात्मा की स्पष्टता। इस अद्भुत सबक के बाद बीरबल की सोच और उनके दर्शन पर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होने लगी और बुद्धि की तलवार का महत्व लोहे की तलवार से कहीं अधिक माना जाने लगा। बीते कुछ हफ्तों में बीरबल का नाम केवल शाही दरबार की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। उनकी कहानियां दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई, जहां लोग उनकी बुद्धिमानी के किस्से बच्चों को सुनाते थे। इस अभूतपूर्व सम्मान ने कई लोगों को बीरबल के दर्शन पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उनकी बढ़ती प्रसिद्धि खटकती थी। इन्हीं में से एक थे सुल्तानपुर के धनी व्यापारी सेठ मदनलाल। सेठ मदनलाल ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि केवल शब्दजाल है और उसे एक ऐसी पहेली से उलझाया जा सकता है जिसका कोई तार्किक उत्तर न हो। एक दिन सेठ मदनलाल भरी सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने एक अजीबोगरीब दावा पेश किया। उन्होंने चुनौती दी, बीरबल, यदि आप वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक मूर्ख के दिमाग का वजन कितना होता है? यह साबित करने के लिए मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं। दरबार में चुप्पी छा गई।
ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी, नहीं कोई कानूनी विवाद। ये विशुद्ध रूप से एक अमूर्त और असंभव प्रश्न था। सभी दरबारी परेशान थे, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सेठ मदनलाल की चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर ने बीरबल की शांति को देखकर गहरी सांस ली, पर उन्हें पता था कि ये चुनौती बीरबल की प्रतिष्ठा पर भारी पड़ सकती है। अगले 6 दिन बीरबल ने राजमहल से दूरी बनाए रखी। उन्होंने किसी वैद्य या ज्ञानवान पंडित से परामर्श नहीं किया। उन्हें पता था कि मूर्खता का वजन किसी चिकित्सा पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। बीरबल ने इन दिनों का उपयोग प्रश्न के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने में किया। मूर्ख कौन है? वह जो मूर्खतापूर्ण सवाल पूछता है, या वह जो उसका जवाब देने की कोशिश करता है? 7वें दिन से ठीक एक शाम पहले बीरबल एक अत्यंत गंभीर और रहस्यमय भाव के साथ सीधे सेठ मदनलाल के घर पहुंचे। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, मैंने माप का तरीका खोज लिया है, लेकिन अंतिम और सबसे सटीक मापन के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वेच्छा से स्वयं को सबसे बड़ा मूर्ख माने। बीरबल की ये अनूठी मांग सुनकर सेठ चकित रह गया, पर वो बीरबल की योजना का अंतिम हिस्सा देखने को उत्सुक था। सेठ मदनलाल की उत्सुकता भय में बदल गई। आपकी मांग बहुत अजीब है, बीरबल जी। ऐसा व्यक्ति ढूंढना असंभव है। बीरबल ने अपनी आंखों में एक गहरी चमक लाते हुए कहा, सेठ जी, जिसने अपने ज्ञान की सीमा को जान लिया वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। मूर्खता की माप ज्ञान की माप से ही होती है। उन्होंने सेठ को समझाया कि ये नाटक केवल अंतिम प्रदर्शन के लिए आवश्यक है, ताकि बादशाह अकबर को ये सिद्ध किया जा सके कि मूर्खता की कोई भौतिक सीमा नहीं होती। अगले दिन सभा खचाखच भरी थी। बादशाह अकबर उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जब बीरबल आए तो उनके साथ कोई व्यक्ति नहीं था। बादशाह ने पूछा, बीरबल, वो सबसे बड़ा मूर्ख कहाँ है जिसके द्वारा तुमने माप पूरी की है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, वो मूर्ख मेरे सामने है। ये कहकर बीरबल ने स्वयं को इंगित किया। मूर्खता की माप केवल वो व्यक्ति ही खोज सकता है जो ये मान ले कि वो स्वयं मूर्खता को मापने जैसा असंभव कार्य करने का प्रयास कर रहा है। बीरबल की इस अनोखी समझदारी ने पूरे दरबार को अचंभित कर दिया। दरबार में एक क्षण के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। दरबारीगण बीरबल की ओर इस तरह देख रहे थे मानो उन्होंने कोई अनसुलझा रहस्य खोल दिया हो। बादशाह अकबर, जो स्वयं गहन चिंतन में डूब गए थे, कुछ देर बाद गंभीर मुद्रा में मुस्कुराए। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी अपेक्षाओं से परे सोचते हो, लेकिन यदि तुम मूर्ख हो तो ये जानने की बुद्धिमानी कहां से आई कि तुम स्वयं मूर्खता को मापने जैसा असंभव कार्य कर रहे थे? बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, असली बुद्धिमानी अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने में निहित है। जब मैंने उस मूर्खता की माप खोजने का प्रयास किया जिसका कोई अंत नहीं, तो मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ी मूर्खता तो वो अहंकार है जो मानता है कि उसने सबसे बड़ा कुछ खोज लिया है। इसलिए मैंने स्वयं को मूर्ख मानकर आपकी आज्ञा का पालन किया। ये सुनकर अकबर का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने तुरंत खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। पूरे दरबार में जय जयकार गूंज उठी। सबको विश्वास हो गया था कि बीरबल की सोच की गहराई मापना स्वयं एक असंभव कार्य है। खासकर वे दरबारी जो बीरबल की विफलता की आस लगाए बैठे थे, अब शर्म और भय से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल को हराना असंभव है। उनकी सोच की पहुंच सामान्य तर्क और षड्यंत्र से बहुत ऊपर थी। बादशाह अकबर ने बीरबल के कंधे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम केवल मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं एक चलती फिरती पाठशाला हो। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल का सम्मान और भी ऊंचा हो गया और उनकी बुद्धिमानी की कहानियां राजधानी की गलियों और आम लोगों की जुबान पर चढ़ गई। अब यह तय था कि जब भी दरबार में कोई जटिल या गूढ़ विषय उठता, तो सभी की आंखें स्वतः ही
बीरबल की ओर मुड़ जाती थी। हालांकि अकबर का स्वभाव ऐसा था कि उन्हें शांति अधिक देर तक गवारा नहीं होती थी। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि उनका मन फिर से किसी नई और अनूठी पहेली में उलझने के लिए बेचैन हो उठा। एक सुबह जब वे और बीरबल बाग में टहल रहे थे, अकबर ने अचानक रुककर एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया और दरबार के अगले बड़े चक्र की शुरुआत कर दी। अकबर ने पास ही लगे एक ऊंचे बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और एक गंभीर मुद्रा में पूछा, बीरबल, तुम ये तो जानते हो कि मेरा राज्य कितना विशाल है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे राज्य की सही सीमा कहां पर समाप्त होती है? मैं ये नहीं जानना चाहता कि नक्शे पर कहा, बल्कि मैं जानना चाहता हूं कि जहांपनाह अकबर के अधिकार क्षेत्र की अंतिम परिधि कहाँ है, जिसके पार मेरा आदेश बेअसर हो जाता है। ये प्रश्न सुनकर उद्यान में फैली शांति भंग हो गई। दरबारी फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि बादशाह शायद किसी पड़ोसी राज्य की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे दार्शनिक प्रश्न माना। वजीर अबुल फजल ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, पर अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बीरबल ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपके राज्य की अंतिम सीमा आपके महल की दीवारों से उतनी दूर नहीं है जितना आप सोचते हैं। इस अप्रत्याशित जवाब ने अकबर को भी चकित कर दिया। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए जो व्याख्या शुरू की, उसे सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे विस्मय से भर उठे। बीरबल ने अपनी उंगली दरबार में बैठे अंतिम पंक्ति के एक साधारण सिपाही की ओर उठाई और कहा, जहांपनाह, आपके राज्य की सीमाएं न तो किसी दूरस्थ पहाड़ पर है, न ही किसी शत्रु की सेना के कारण बनती है। ये सीमा बनती है प्रजा के विश्वास से। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। जिस क्षण आपके राज्य का कोई नागरिक, चाहे वो यहां महल के द्वार पर खड़ा हो या सबसे दूर के गांव में, ये महसूस करता है कि उसकी शिकायत आप तक नहीं पहुंचेगी या उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसी क्षण वो आपके साम्राज्य की अंतिम सीमा पर खड़ा हो जाता है। बीरबल ने समझाते हुए कहा, न्याय की पहुंच ही आपके साम्राज्य की वास्तविक सीमा है। यदि आपका न्याय हर कोने तक पहुंचता है तो आपका साम्राज्य अनंत है। यदि वो महल की दीवारों के भीतर ही सीमित हो जाए तो आपकी सीमाएं आपके तख्त से केवल 4 कदम दूर है। ये सुनकर अकबर अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ गए। उनके चेहरे पर विस्मय और संतोष का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया, मानो उन्हें अपने प्रश्न का वो उत्तर मिल गया था जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अकबर ने धीरे से अपना सिर उठाया और बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति आभार भी झलक रहा था। बीरबल, बादशाह ने आवाज दी, जिसमें गर्व और विनम्रता दोनों थे, तुमने मेरे सामने जो सत्य रखा है वो किसी भी नक्शे या सैन्य शक्ति से कहीं अधिक बड़ा है। तुमने मुझे सिखाया कि साम्राज्य की शक्ति उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास में निहित है जो मानते हैं कि उनका सम्राट न्यायप्रिय है। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी दरबारी, जो बीरबल को अक्सर ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे, इस बार स्तब्ध रह गए। वे सब फुसफुसा रहे थे कि बीरबल ने एक साधारण भौगोलिक प्रश्न को किस तरह शासन के गहरे दर्शन में बदल दिया था। ये विचार कि न्याय ही वास्तविक सीमा है इतना मौलिक था कि उसने हर किसी की सोच को हिलाकर रख दिया। अकबर ने अपने सिंहासन से झुककर बीरबल का अभिनंदन किया। मैं तुम्हें आज एक नई उपाधि देता हूं, न्याय का प्रकाश स्तंभ। जब तक तुम्हारा मस्तिष्क मेरे दरबार को दिशा देता रहेगा, तब तक मेरा साम्राज्य वास्तव में अनंत रहेगा। बीरबल ने अत्यंत विनम्रता से बादशाह के सामने शीश झुकाया। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, केवल कर्तव्यनिष्ठा की आभा थी। जहांपनाह की कृपा ही इस सेवक का वास्तविक पुरस्कार है, उन्होंने कहा। लेकिन इस अभूतपूर्व सम्मान से दरबार के कुछ ईर्ष्यालु दरबारी और भी अधिक बेचैन हो उठे। उनमें से एक, राज्य का मुख्य अर्थशास्त्री, जो हमेशा बीरबल को
सिर्फ कवि और दार्शनिक मानता था, आगे बढ़ा। हुजूर, उसने कड़वे स्वर में कहा, बीरबल की बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या उनकी बुद्धि आम आदमी के जीवन की जटिलताओं को सुलझा सकती है? मैं उन्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो पूरी तरह से जमीनी हो। उसने रुककर अपनी बात पर जोर दिया। हमारे राज्य में फसल का एक अजीब संकट आया है। किसान ये पता नहीं लगा पा रहे कि किस खेत से उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जो धूप में है या जो छाया में। बीरबल, यदि आप वास्तव में न्याय का प्रकाश स्तंभ हैं, तो हमें यह समझाइए कि प्रकृति की इस पहेली में लाभ का वास्तविक गणित क्या है। सभी दरबारी उत्सुकता से सांस रोके बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए चुनौती के वजन को समझा और शांत चित्त से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये प्रश्न केवल धूप और छाव का नहीं है, ये किसान की मेहनत और प्रकृति के न्याय का है। आपने सही फरमाया, सत्य की कसौटी दरबार की बहस नहीं, बल्कि धरती का परिणाम है। उन्होंने रुककर सबकी ओर देखा। मैं केवल अनुमान नहीं लगाऊंगा। इस जटिल पहेली का हल खोजने के लिए हमें मिट्टी की भाषा समझनी होगी। किस खेत में नमी कितनी है, किस पर कीटों का प्रकोप कम है। लाभ का असली गणित सूरज की तीव्रता से नहीं, बल्कि जल प्रबंधन और बीज की गुणवत्ता से तय होता है। बीरबल ने आगे कहा, मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। मैं स्वयं सबसे प्रभावित खेतों का दौरा करूंगा और किसानों से पूछूंगा कि वे अपने लाभ के लिए क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। तभी मैं ये सिद्ध कर पाऊंगा कि लाभ का वास्तविक गणित क्या है, वो धूप में है या छाया में। उनकी इस व्यावहारिक सोच ने दरबारियों को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि वे किसी गूढ़ दार्शनिक उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। तुम्हारी सोच की गहराई अद्भुत है बीरबल। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। जाओ और सिद्ध करो कि लाभ की गणना केवल शाही खजाने से नहीं, बल्कि किसान के हाथ की मिट्टी से भी होती है। अगले ही दिन बीरबल ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेशभूषा में अपने साथ केवल एक विश्वसनीय सहायक को लेकर निकल पड़े। उन्होंने उन गांवों का रुख किया जहां फसलें सबसे अधिक प्रभावित थी। उन्होंने धूप या छाव पर चर्चा करने के बजाय किसानों के बीच के स्रोत, उन्हें मिलने वाले पानी के हिस्से और उनके कर्ज के बोझ पर ध्यान केंद्रित किया। 3 दिनों तक बीरबल ने सिर्फ आंकड़े नहीं जुटाए, बल्कि उन किसानों की दबी हुई आवाजें सुनी जिन्होंने बताया कि कैसे खराब भंडारण और ऊंचे ब्याज दरें उनकी मेहनत का असली फल छीन लेते हैं। जब वो दरबार लौटे तो उनके पास अकाट्य प्रमाण थे, सिर्फ दार्शनिक तर्क नहीं, बल्कि वास्तविकता पर आधारित ऐसी गणनाएं जो जल्द ही पूरे साम्राज्य की कृषि नीति बदलने वाली थी। दरबार उनकी जमीनी छानबीन से एक बार फिर हतप्रभ था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और अपने हाथ में मौजूद चर्मपत्र को धीरे से खोला। जहांपनाह, उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, समस्या केवल सूखा या बीज की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि भविष्य की कीमत है। उन्होंने समझाया कि किसान मजबूरी में फसल कटते ही साहूकारों को औने पौने दामों पर उपज बेच देते हैं, क्योंकि खराब भंडारण और उच्च ब्याज दरें उन्हें तुरंत भुगतान करने को मजबूर करती है। उन्होंने आंकड़ों से साबित किया कि ब्याज और भंडारण लागत मिलकर किसानों की वास्तविक आय का लगभग 1/3 हिस्सा निकल जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सामंत और व्यापारी जो इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे थे, बीरबल को घूरने लगे। तभी बीरबल ने अपनी चकित कर देने वाली योजना पेश की। आता, मेरा सुझाव है कि राजकोष से शाही अन्न बैंक तत्काल स्थापित किए जाएं। ये बैंक किसानों को सुरक्षित भंडारण देंगे और बहुत ही कम, यानी केवल 2% वार्षिक की दर पर राजऋण प्रदान करेंगे। इससे किसान बाजार में सही दाम आने तक अपनी उपज रोक सकेंगे और उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी। ये केवल एक नीति नहीं थी, ये साम्राज्य की आर्थिक नींव को हिला देने वाली एक क्रांतिकारी सोच थी। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। जो महाजन और व्यापारी साहूकारी करते थे,
उनके चेहरे क्रोध और भय से पीले पड़ गए। वे जानते थे कि यदि ये योजना सफल हुई तो उनकी सदियों पुरानी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। बीरबल, बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा, योजना सुनने में तो अच्छी है, पर इसे लागू करने के लिए विशाल संसाधनों और धन की आवश्यकता होगी। क्या आप राजकोष पर इतना बड़ा भार डालना उचित समझते हैं? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये भार नहीं, ये दीर्घकालिक निवेश है। जिस किसान के पास सुरक्षा होगी वो कभी भी राज्य से विद्रोह नहीं करेगा। अन्य बैंक से जो 2% ब्याज आएगा वो भंडारण और रखरखाव का व्यय उठा लेगा, किंतु इसका वास्तविक लाभ ये होगा कि अब साहूकार नहीं बल्कि आपका शासन किसानों का संरक्षक कहलाएगा। ये नीति जनता के भरोसे से साम्राज्य की नींव को इस्पात जैसा मजबूत करेगी। उनके तर्कों की स्पष्टता ने हर सवाल को काट दिया। बादशाह अकबर, जो इतनी देर से शांत होकर बीरबल को सुन रहे थे, उनके चेहरे पर अब गर्व की एक गहरी मुस्कान थी। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुम सचमुच हमारे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। जहांपनाह कहने लगा, दूसरे केवल तात्कालिक खर्च और राजनीति देखते हैं, तुम भविष्य की सुरक्षा और प्रजा का स्नेह देखते हो। ये केवल अन्न बैंक नहीं है, ये जनता के भरोसे का किला है। उन्होंने तुरंत मुहर्रम किया। आज से ये अन्न सुरक्षा योजना पूरे साम्राज्य में लागू की जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी, जो थोड़ी देर पहले बीरबल के प्रस्ताव को मूर्खतापूर्ण मान रहे थे, अब हक्का बक्का रह गए। ईर्ष्यालु मंत्रियों के चेहरे उतर गए, जबकि अबुल फजल और तानसेन जैसे समझदार नवरत्नों ने दबी जुबान में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल ने केवल राजकोष का भार कम करने का तरीका नहीं बताया था, उन्होंने ये सिखाया था कि शासन केवल शक्ति से नहीं बल्कि सही समय पर सही सोच से चलता है। उनकी दूरदर्शिता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी सोच से बड़ा कोई खजाना नहीं था। सम्राट अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरों पर अब मिश्रित भाव थे, पश्चाताप, ईर्ष्या और अचंभा। उन्होंने खड़े होकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्याओं को तलवार से नहीं बल्कि तर्क की धार से काटा जाता है। तुम्हारा यह प्रस्ताव न केवल राजकोष का भार कम करेगा बल्कि उन लोगों के लिए एक सबक है जो सादगी में जटिलता और मूर्खता में बुद्धिमत्ता नहीं देख पाते। दरबारियों को अब अपनी त्वरित आलोचना पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अकबर ने आज्ञा दी कि इस नए नियम को तुरंत लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी दरबारी बीरबल की दूरदर्शिता को समझें। उस दिन बीरबल के लिए सम्मान और ईर्ष्यालु मंत्रियों के लिए मौन हार का दिन बन गया, क्योंकि उनके हर विरोध के बावजूद बीरबल की अनूठी सोच ही विजयी हुई थी। दरबार समाप्त हुआ, मगर उस दिन की घटना की गूंज हवा में बनी रही। शहंशाह अकबर बीरबल की अद्वितीय सूझबूझ से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत बाद बीरबल को निजी कक्ष में बुलवाया और उन्हें बहुमूल्य उपहार देकर उनकी दूरदर्शिता की सराहना की। अकबर ने प्रेम पूर्वक कहा, यह सिद्ध हो गया बीरबल कि तुम मेरे राजकोष के सच्चे रत्न हो, जिसे किसी भी सोने के आभूषण से बदला नहीं जा सकता। हालांकि ईर्ष्यालु मंत्रियों के मन में द्वेष की आग भभक रही थी। मलिक होशियार और वजीर जमाल जैसे कुछ प्रमुख दरबारियों ने चुपके से एक गुप्त सभा की। वे इस बात से कुंठित थे कि उनके विरोध को बार बार बीरबल की अनूठी सोच के सामने हार माननी पड़ रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अगली बार वे कोई ऐसी चुनौती पेश करेंगे जो केवल पैसे बचाने या नियमों को बदलने तक सीमित न हो, बल्कि सीधे सीधे बीरबल की बुद्धि की सीमा को चुनौती दे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, बीरबल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और यह साबित करना कि उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा विजय प्राप्त नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद भरी सभा में वजीर जमाल ने बीरबल को घेरने के लिए
अपनी सोची समझी योजना को अंजाम दिया। वो बड़ी विनम्रता से आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हम बीरबल जी की बुद्धिमत्ता को सलाम करते हैं, पर क्या वे हमें ये बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे हल्की चीज क्या है जो किसी इंसान का जीवन भारी कर देती है, और सबसे भारी चीज क्या है जिसे इंसान खुशी खुशी उठा लेता है? ये प्रश्न सुनकर बादशाह अकबर भी असमंजस में पड़ गए। ये न तो सरकारी खजाने का सवाल था, न ही किसी कानूनी दावपेंच का। ये सीधा सीधा जीवन के गूढ़ रहस्य से जुड़ा था, जिसका कोई तार्किक उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता था। मलिक होशियार और जमाल मुस्कुराए। उन्हें लगा कि बीरबल इस अमूर्त चुनौती में फंस जाएंगे। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी की आंखें बीरबल पर टिकी थी, जो शांति से खड़े थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, ये सवाल सचमुच में बुद्धिमत्ता की कसौटी है। मुझे इसका जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी, पर दरबारी अब बीरबल की प्रतिष्ठा पर मंडरा रहे खतरे को देखकर खुशी से फुसफुसा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि बीरबल इस बार पराजित होंगे। अगली सुबह दरबार में तनाव स्पष्ट था। मलिक होशियार और जमाल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। वे बीरबल को नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही बीरबल ने प्रवेश किया, सन्नाटा और गहरा हो गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने दुनिया के उस सबसे बड़े सत्य की खोज कर ली जिसे कोई चुनौती न दे सके? बीरबल ने गहरी विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, वो सबसे बड़ा सत्य है समय का सतत परिवर्तन। दुनिया में जो कुछ भी है वो हर पल बदल रहा है, चाहे वो राजा की शक्ति हो, धन हो या मौसम। बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। ये सत्य इतना शाश्वत है कि इसे कोई भी तार्किक रूप से खंडित नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर दरबार में पहले तो चुप्पी छा गई। मलिक होशियार का चेहरा उतर गया, जबकि अकबर की आंखें गर्व से चमक उठीं। ये उत्तर इतना सरल और इतना गहरा था कि चुनौती देने वाले स्वयं निरुत्तर हो गए। सभी दरबारी बीरबल की सोच के इस नए आयाम को देखकर चकित रह गए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और विजयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने आज पुनः सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि केवल तेज नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को छूती है। ये साधारण सत्य, जिसे कोई नकार नहीं सकता, केवल तुम ही इतनी सहजता से प्रस्तुत कर सकते थे। ये कहकर बादशाह ने गर्व से सिंहासन पर बैठे हुए मलिक होशियार की ओर देखा। मलिक होशियार ने अपनी पराजय स्वीकार की और सिर झुकाकर दरबार से विदा लेने की अनुमति मांगी। बादशाह ने तुरंत अपने खजाने के प्रमुख को बुलाकर बीरबल को एक बहुमूल्य रत्न जड़ित कंठा भेंट करने का आदेश दिया। दरबार जय बीरबल के नारों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया, पर उनकी असली संतुष्टि पुरस्कार से नहीं, बल्कि उस सत्य को स्थापित करने में थी। सभी दरबारी अब ये समझ चुके थे कि बीरबल की सोच मात्र चतुराई नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने की गहरी अंतर्दृष्टि है। ये विजय केवल तर्क की नहीं, बल्कि ज्ञान की थी। बीरबल ने वो जगमगाता कंठा अपने हाथों में लिया और उसे एक क्षण निहारा। वो जान गए थे कि ये पुरस्कार मात्र उनके तर्क की सफलता का नहीं, बल्कि बादशाह के असीम प्रेम का प्रतीक था। परंतु बीरबल ने जो अगला कदम उठाया, उसने सबकी सांसें थाम दी। कंठा अपने गले में पहनने के बजाय उन्होंने तुरंत खजाने के प्रमुख को वापस बुला लिया। हुजूर, आपकी ये भेंट अमूल्य है, बीरबल ने झुककर कहा, परंतु मेरा मानना है कि ज्ञान का मूल्य किसी भी रत्न से अधिक होता है। उन्होंने वो बहुमूल्य हार खजाने के प्रमुख को सौंपते हुए निर्देश दिया, इस कंठे को तुरंत बेचकर मिली राशि को राज्य के सबसे गरीब और जरूरतमंद स्कूलों के लिए उपयोग किया जाए, क्योंकि सच्चा वैभव सोने में नहीं, बल्कि साक्षरता में बसता है। ये सुनकर दरबार में चुप्पी छा गई। जहां अन्य दरबारी ऐसे उपहारों को छुपा कर रखते,
वही बीरबल ने उसे समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। बादशाह अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, बीरबल की सोच सचमुच अद्वितीय थी, जो हमेशा भौतिकता से ऊपर उठकर मानवता और ज्ञान के उत्थान की बात करती थी। अकबर ने भावुकता से भरे इस वातावरण को स्वयं तोड़ा। वे सिंहासन से उतरे और बीरबल को कसकर गले लगा लिया। मेरे मित्र, उन्होंने कहा, तुमने आज हमें एक बार फिर सिखाया है कि सत्ता और संपत्ति का असली उद्देश्य क्या होता है। तुम सिर्फ मेरे नवरत्न नहीं हो, बल्कि राज्य की सच्ची आत्मा हो। दरबारी, जो पहले बीरबल के इस निर्णय को मूर्खता या दिखावा मान रहे थे, अब अपनी छोटी सोच पर लज्जित थे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने हमेशा भौतिक लाभ के तराजू में चीजों को तौला, जबकि बीरबल ने हमेशा मानवता के कल्याण को प्राथमिकता दी। विशेष रूप से प्रमुख वजीर, जिसने उस कंठे की कीमत का आकलन किया था, गहरे पश्चाताप से सिर झुका लिया। इस घटना ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता सोने की चमक से कहीं अधिक तेजस्वी और मूल्यवान थी, और यही कारण था कि बादशाह अकबर हमेशा उस पर इतना विश्वास करते थे। बादशाह अकबर, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखें गर्व और स्नेह से भर आई। उन्होंने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, मेरे राज्य की नींव सोने चांदी पर नहीं, तुम्हारी जैसी उच्च सोच पर टिकी है। कंठा तो केवल एक वस्तु थी, परंतु तुमने जो सबक आज पूरे दरबार को सिखाया है, वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दरबार के अन्य सदस्य, विशेष रूप से वजीर, ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। वजीर ने आगे बढ़कर बीरबल से क्षमा मांगी और कहा, हुजूर, हमारी आंखें भौतिक चमक से इतनी अंधी हो चुकी थी कि हम ये भूल गए कि मनुष्य का सच्चा आभूषण उसका चरित्र और उसका परोपकार होता है। उस दिन के बाद से बीरबल को केवल एक मजाकिया दरबारी या चतुर सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक आदर्शों के जीते जागते प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। उनकी सोच ने यह प्रमाणित कर दिया था कि सबसे बड़ा खजाना दूसरों की सेवा में छिपा होता है। हालांकि उस नैतिक विजय के बावजूद दरबार की पुरानी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। कई दरबारी, विशेष रूप से वजीर, बीरबल को मिले अतिरिक्त सम्मान से अभी भी कुढ़ते थे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे जब बीरबल की बुद्धि उन्हें धोखा दे जाए। कुछ सप्ताह बाद बादशाह अकबर ने एक नई चुनौती पेश की। उन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम इसे कौन बता सकता है कि इंसान की सोच की असली सीमा क्या है? वो कहाँ जाकर रुकती है? वजीर ने तुरंत तर्क दिया, हुजूर, इंसान की सोच की सीमा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी तक है। एक अन्य दरबारी ने कहा कि सोच की सीमा धन और सत्ता की प्राप्ति तक है। हर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के अनुसार उत्तर दे रहा था। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे थे, उठे और बोले, जहां पनाह, मनुष्य की सोच की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वो कल्पना से परे जा सकती है, परंतु जिस स्थान पर वो रुकती है, वो तृप्ति है। उनके इस सूक्ष्म और गहरे उत्तर ने फिर से सिद्ध कर दिया कि उनकी बुद्धि केवल समस्याओं को हल नहीं करती थी, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को उजागर करती थी। सब चकित थे कि कैसे उन्होंने एक ही शब्द में मानव स्वभाव का सार बता दिया। अकबर बादशाह, जो बीरबल के उत्तर की गहराई को तुरंत समझ गए, ने अपने आसन से उठकर उन्हें गले लगा लिया। उनकी आंखों में गर्व और आश्चर्य का भाव था। वाह बीरबल, ये कैसी अद्भुत और सरल व्याख्या है। तुमने धन और सत्ता के मोह में गोते लगा रहे इन सभी दरबारियों को एक ही किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। दरबार में मौजूद अन्य विद्वानों और मंत्रियों ने अब सिर झुका लिया। उन्हें महसूस हुआ कि वे केवल सतही बातों में उलझे रहे, जबकि बीरबल ने मानव मन के सबसे केंद्रीय सत्य को उजागर कर दिया। एक अनुभवी मंत्री ने दबी आवाज में जिज्ञासा प्रकट की, हुजूर, यदि सच में सोच की कोई सीमा नहीं, तो तृप्ति उसका अंतिम पड़ाव कैसे हो सकता है? बीरबल ने शालीनता से उस मंत्री की ओर देखा
और उत्तर दिया, सोच का सफर अनंत है, पर जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तब वो संतुष्ट होकर रुक जाता है। वो पड़ाव तृप्ति है, जहां स्वेच्छा से मनुष्य अपनी सोच को विराम देता है, क्योंकि अब आगे सोचने की प्रेरणा ही समाप्त हो जाती है। बीरबल के इस स्पष्टीकरण ने संदेह के हर बादल को हटा दिया। बादशाह अकबर इस अप्रत्याशित और गहन व्याख्या से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अत्यधिक संतुष्टि का भाव था। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उठकर बीरबल की ओर बढ़े और उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया। वाह बीरबल, तुमने एक क्षण में ही सोच और इच्छा शक्ति के गूढ़ संबंध को उजागर कर दिया। तुम केवल मेरे नवरत्न नहीं, बल्कि मेरे चिंतन के पथ प्रदर्शक हो। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं, जो लंबे समय तक बजती रही। सभी मंत्रीगण, जिन्होंने क्षण भर के लिए भी संदेह किया था, अब सिर झुकाए खड़े थे। बीरबल ने शालीनता से झुककर सम्राट का धन्यवाद किया। उस दिन से अकबर के मन में बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। उन्होंने दरबारियों से कहा कि बीरबल की सोच किसी भी सीमा से परे है और उन्हें हमेशा ऐसे विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बीरबल का ये उत्तर सदियों तक दरबार की सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चाओं में शामिल रहा। इस घटना ने बीरबल के शत्रुओं को शांत तो कर दिया, पर पूरी तरह खत्म नहीं किया। दरबारी जानते थे कि सम्राट की दृष्टि में बीरबल का स्थान अब अटल है, इसलिए वे खुले तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन वे हमेशा किसी न किसी गूढ़ प्रश्न या असंभव चुनौती की तलाश में रहते थे, जिससे बीरबल को उलझाया जा सके। उन्हें उम्मीद थी कि कभी तो बीरबल अपनी बुद्धि का संतुलन खो बैठेंगे। कुछ सप्ताह बाद गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। एक दोपहर, जब अकबर अपने निजी कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उन्होंने बीरबल को विशेष रूप से अपने पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने हल्के स्वर में कहा, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो सत्य और असत्य के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट कर दे और जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिले। ये कहानी किसी धर्म या नीति से संबंधित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीधे तुम्हारे निजी अनुभव से निकली होनी चाहिए। दरबार फिर से उत्सुक हो उठा। ये परीक्षा पहले से कहीं अधिक व्यक्तिगत और सूक्ष्म थी। बीरबल ने अत्यंत शांत मुद्रा में सिर झुकाया। जहांपनाह, आपने बहुत ही गहन विषय पर विचार करने को कहा है। सत्य और असत्य का अंतर अक्सर उतना जटिल नहीं होता जितना हम समझते हैं। असत्य को सजाने, संभालने और बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है, जबकि सत्य को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं सिद्ध होता है। थोड़ी देर रुककर बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। 2 दिन पहले की बात है। मैं बाजार से गुजर रहा था जब मेरी भेंट एक पुराने लकड़ी काटने वाले मित्र से हुई। वो अपनी कुल्हाड़ी के टूटने से बहुत दुखी था। उसने मुझसे पूछा, क्या यह सत्य है कि कल सुबह मेरे पास एक नई कुल्हाड़ी होगी? मैंने उससे कहा, नहीं, यह सत्य नहीं है। वो चकित हुआ। मैंने समझाया, यह सत्य है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी टूट गई है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। यह असत्य है कि तुम्हें कल सुबह नई कुल्हाड़ी मिलेगी, जब तक कि वो कुल्हाड़ी अभी तुम्हारे हाथों में न आ जाए। सत्य वर्तमान में है, जहांपनाह, और असत्य हमेशा भविष्य की अनिश्चितता में छुपा रहता है। कल की आशा असत्य है, आज का यथार्थ ही सत्य है। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति बीरबल की इस सीधी और अचूक व्याख्या को सुनकर स्तब्ध रह गया। अकबर के चेहरे पर वर्षों बाद एक गहरी शांति का भाव आया। अकबर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक ऐसी शांति थी जो किसी युद्ध की विजय से नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति से आती है। उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। बीरबल, उन्होंने स्नेह और विस्मय से भरे स्वर में कहा, तुमने हमें केवल सत्य और असत्य की परिभाषा नहीं बताई, बल्कि तुमने हमें भ्रम और यथार्थ के बीच का अंतर समझा दिया। हम सभी मनुष्य सदैव कल की अनिश्चित आशा में आज के सत्य को भुला देते हैं। दरबार में गूंजती तालियों की आवाज ने इस असाधारण क्षण की पुष्टि की।
सभी मंत्री और दरबारी, जो वर्षों से जटिल दार्शनिक बहसों में उलझे रहते थे, आज बीरबल के इस अचूक तर्क की सरलता और गहराई से अभिभूत थे। वजीर ने धीरे से कहा, सत्य वर्तमान में जीवित है। कितनी अद्भुत और सरल व्याख्या। बीरबल ने सम्राट को झुककर सम्मान दिया। आज सत्य की परिभाषा किताबों और शास्त्रार्थों से निकलकर सीधे जनता के हृदय में स्थापित हो गई थी। सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में चमक थी जो प्रशंसा से कहीं अधिक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल दरबार की सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये संपूर्ण जीवन का सार समझाती है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान को भारी भरकम शब्दों की नहीं, केवल स्पष्ट सत्य की आवश्यकता होती है। दरबारियों ने फिर एक बार हर्षध्वनि की। अकबर ने अपने कीमती रत्नों से जड़ा एक हार मंगवाया और उसे बीरबल के गले में पहनाते हुए बोले, ये सम्मान केवल तुम्हारी समझदारी के लिए नहीं, बल्कि उस क्षमता के लिए है जिसके द्वारा तुम मानव मन की सबसे बड़ी दुविधा, कल की चिंता को समाप्त करते हो। तुम्हारी ये सोच हमारी प्रजा के लिए वरदान साबित होगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अब दरबार में मौजूद हर व्यक्ति बीरबल की सोच के आयामों पर चिंतन कर रहा था। वजीर ने मुस्कुराते हुए बगल में बैठे दरबारी से फुसफुसाकर कहा, इसे कहते हैं जादू। जिस प्रश्न पर पंडित सदियों से बहस कर रहे थे, उसे बीरबल ने एक वाक्य में हल कर दिया। दरबार अब एक नई ऊर्जा और संकल्प से भरा था, वर्तमान में जीने का संकल्प। अकबर ने कुछ देर तक बीरबल को निहारा। उनकी आंखों में केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में घोषणा की, तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का मूल्य केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की कला में निहित है। कल की चिंता से मुक्ति का ये सूत्र हमारी राज व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। दरबार में मौजूद अन्य पंडितों और विद्वानों के चेहरे फीके पड़ गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस जटिलता में वे उलझे रहे, बीरबल ने उसे सहजता से सुलझा दिया। एक बूढ़े दरबारी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, यह व्यक्ति समस्या का समाधान नहीं करता, ये समस्या को ही अदृश्य कर देता है। अकबर ने संतुष्ट होकर सिंहासन से उठने का संकेत किया। आज का ये सबक अमूल्य है। मैं चाहता हूं कि प्रजा भी इस सोच को अपनाए। जाओ बीरबल, आज तुमने हमारे राज्य को केवल वर्तमान में जीना सिखाया है। इसके बाद अकबर ने हंसते हुए दरबार बर्खास्त करने की घोषणा की। दरबार बर्खास्त होते ही पंडाल में फुसफुसाहट और आहों का एक नया दौर शुरू हो गया। जिन पंडितों और विद्वानों को अपनी तर्क शक्ति पर घमंड था, वे बीरबल के प्रति ईर्ष्या से जल रहे थे। वे अब भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि समस्या का हल इतना सीधा हो सकता है। उन्हें ये मात्र एक आकस्मिक संयोग या जादूगरी लग रही थी। लेकिन सामान्य दरबारी और सिपाहीगण बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए थके नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सम्राट को प्रणाम किया और धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर न तो जीत का कोई अतिरंजित भाव था, न ही अहंकार। वो ऐसे शांत और स्थिर थे जैसे उन्होंने केवल अपना नित्य कर्म किया हो। जैसे ही वो महल के मुख्य गलियारे से गुजरे, एक बूढ़ी सेविका ने उन्हें रोक लिया और उनके माथे पर टीका लगाते हुए कहा, बीरबल जी, आप केवल राजा के मंत्री नहीं, आप जनता के शिक्षक हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद दिया। उनकी सादगी ने यह सिद्ध कर दिया कि महानता शोर में नहीं, सहजता में बसती है। महल के भीतर प्रमुख मंत्री राजा टोडरमल अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जिस समस्या को सुलझाना असंभव समझा जा रहा था, उसे बीरबल ने जिस आसानी और सादगी से हल किया, वो अविश्वसनीय था। उन्होंने बगल में बैठे मुल्ला दो प्याजा से फुसफुसाते हुए पूछा, ये व्यक्ति किस मिट्टी का बना है? हमने हर शास्त्र, हर कानून छान मारा, पर सत्य की वो सरल परत हमें क्यों नहीं दिखी? मुल्ला ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए उत्तर दिया, महाराज, बात शास्त्रों की नहीं, बात दृष्टि की है।
हम सब समस्या को बड़ा और जटिल बना रहे थे, जबकि बीरबल ने जड़ में छिपी हुई सहजता को पहचान लिया। उनकी सोच हमेशा सीधी रेखा में चलती है, वही जहां साधारण मनुष्य घुमावदार रास्ते ढूंढते हैं। दरबार का वातावरण अभी भी उस बौद्धिक चमत्कार की गूंज से भरा हुआ था। हर कोई, शत्रुमित्र, केवल एक ही बात पर सहमत था। बीरबल की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब लंबे समय बाद राहत और गर्व का मिलाजुला भाव था। उन्होंने अपने प्रिय वजीर की ओर स्नेह से देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारी ये सहज बुद्धि ही तुम्हें सबसे अलग करती है। मुझे बताओ, ये विचार तुम्हें कैसे सूझा? कहां से तुमने वो धागा पकड़ा जिसे हम इतने दिनों से बड़े बड़े ग्रंथों में ढूंढ रहे थे? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने केवल इतना सोचा कि अगर सत्य इतना जटिल होता तो प्रकृति उसे इतनी आसानी से प्रकट क्यों करती? मैंने समस्या को किताबों और कानूनों की मोटी परतों की बजाय केवल साधारण मानवीय व्यवहार के तराजू पर तौला। जहां हम तर्क की लंबी छलांग लगाने में व्यस्त थे, मैंने केवल पहला सीधा कदम देखा। वो सीधा कदम जो अक्सर जटिलता की तलाश में नजरअंदाज हो जाता है। दरबार में उपस्थित पंडितों ने सिर झुका लिया। ये केवल एक न्यायिक पहेली का हल नहीं था, बल्कि जीवन दर्शन की एक अमूल्य सीख थी, जिसने बादशाह को गहराई तक प्रभावित किया। बादशाह अकबर ने धीरे से अपनी शाही कुर्सी पर टिके और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें गर्व, स्नेह और आश्चर्य के मिश्रण से बीरबल की ओर टिकी थी। उन्होंने गंभीर मगर स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बीरबल, तुम तर्क और कानून के जंगल में भटकने के बजाय सीधी पगडंडी खोज लेते हो। बाकी सब तो केवल डोर उलझाने में लगे रहे। ये स्वीकारोक्ति साधारण नहीं थी। ये शाही दरबार के सभी विद्वानों और पंडितों के ज्ञान पर सहज बुद्धि की विजय थी। इस घटना ने साबित कर दिया कि गहन ज्ञान हमेशा किताबों के पन्नों में नहीं मिलता, बल्कि वो सिर्फ सहज अवलोकन और मानवीय प्रकृति की समझ में छिपा होता है। दरबारी, जो पहले बीरबल को केवल हास्य और विनोद का पात्र समझते थे, आज उनकी बुद्धिमत्ता के सामने नतमस्तक थे। उन्हें आभास हुआ कि बीरबल की सोच न केवल समस्या का हल बताती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाराज अकबर की आंखें गर्व से चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुम वास्तव में मेरे नवरत्नों का मुकुट हो, उन्होंने भावुक होते हुए कहा। तुम्हारी बुद्धि की चमक के आगे राजकोष के सभी रत्न भी फीके पड़ जाते हैं। तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल पोथियों में नहीं, बल्कि गहरी मानवीय समझ और तर्कसंगत अवलोकन में निहित होता है। दरबार में गूंजती तालियां सामान्य प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। बड़े बड़े मंत्री और पंडित, जो बीरबल की चतुरता पर अक्सर संदेह करते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता किसी उपाधि या पदवी की मोहताज नहीं थी। वो उनकी सहज विचार प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम थी। उस दिन से बीरबल को केवल समस्याओं का निवारण करता नहीं, बल्कि जीवन की अनसुलझी पहेलियों का मार्गदर्शक माना जाने लगा। उनकी हर बात, हर विचार को अब अत्यधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि उनकी सोच में हमेशा एक अनोखी स्पष्टता और सच्चाई झलकती थी। शीघ्र ही बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने वाला एक और विकट अवसर सामने आया। राज्य में लगातार पड़ रहे सूखे के कारण किसानों पर लगान चुकाने का भारी दबाव था, जिससे विद्रोह की आशंका बढ़ गई थी। दीवानों ने कठोर दंड और दमन का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वे राजस्व में कोई कमी नहीं चाहते थे। जब ये गहन समस्या बादशाह अकबर के सामने रखी गई, तो उन्होंने मंत्रियों की ओर देखने के बजाय सीधे बीरबल से पूछा, बीरबल, इस अन्याय को न्याय में कैसे बदला जाए? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, इस समय दंड नहीं, बल्कि आशा का लगान वसूलना चाहिए। उनके इस विचित्र सुझाव ने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। बीरबल ने समझाया
कि यदि लगान के बदले उन्हें अगले 3 वर्षों तक बीज और जल संसाधन दिए जाएं, तो राज्य को 10 गुना अधिक लाभ होगा। बीरबल की दूरदर्शितापूर्ण सोच ने न केवल किसानों का हृदय जीता, बल्कि राज्य को आने वाले आर्थिक संकट से भी बचा लिया। सबने महसूस किया कि बीरबल की सोच भविष्य को वर्तमान से जोड़ने का अद्भुत सेतु थी। हालांकि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद राज्य की सीमाओं को लेकर एक जटिल विवाद उत्पन्न हुआ। सीमावर्ती गांव के 2 प्रभावशाली जमींदार एक ही खेत पर अपना दावा ठोक रहे थे। वर्षों से चले आ रहे इस झगड़े को कोई भी दरबारी सुलझा नहीं पाया था, क्योंकि दोनों के पास पुराने शाही दस्तावेज थे जो उनके दावे को सही ठहराते थे। जब मामला बीरबल के सामने आया तो उन्होंने कागजातों को अलग रखा। उन्होंने कहा, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, लेकिन वे पूरी सच्चाई भी नहीं बताते। बीरबल ने दोनों जमींदारों को एक अजीब शर्त दी। उन्हें 3 दिनों तक उस विवादित खेत में बैठकर लगातार फावड़े से मिट्टी हटानी होगी। चौथे दिन जब वे दरबार में लौटे तो वे थकान से चूर थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब खेत का बंटवारा नहीं, बल्कि उसे राजकोष में मिलाया जाए। जब अकबर ने इसका कारण पूछा तो बीरबल का उत्तर सुनने के लिए पूरा दरबार उत्सुक था। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से दोनों थके हुए जमींदारों की ओर इशारा किया। इन्हें देखिए, इनके कागजात वर्षों से चीख चीख कर जमीन पर अपना हक बता रहे थे, लेकिन 3 दिनों की कठोर मेहनत ने साबित कर दिया कि ये उस जमीन से प्रेम नहीं करते, बल्कि केवल उस पर कब्जा चाहते हैं। बीरबल ने आगे समझाया, अगर ये उस मिट्टी के सच्चे मालिक होते तो शायद ये इतनी जल्दी थकते नहीं, लेकिन इनकी हालत बता रही है कि इन्हें स्वामित्व की होड़ प्यारी थी, श्रम नहीं। अब जब इन्हें पता चल गया है कि उस जमीन को जोतने में कितनी मेहनत लगती है, तो इनकी जीत की चाहत थकान के नीचे दब गई है। ये जमीन अब इनकी आपसी जिद और लालच की निशानी बन चुकी है। जहांपनाह, जब मालिक ही अपनी संपत्ति का मोल केवल विवाद में देखें, न कि उसकी उपज में, तो वो संपत्ति राजकोष में जाकर राष्ट्र के हित में लगनी चाहिए। इस शर्त ने न केवल उनके अहंकार को शांत किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि जो जमीन केवल झगड़े का कारण बन रही थी, वो अब लोक कल्याण के काम आएगी। बीरबल की इस अनोखी सोच को सुनकर दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने गर्व से मुस्कुराते हुए सिंहासन से उठकर बीरबल को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम सचमुच बुद्धि की खान हो। तुमने एक ही निर्णय से संपत्ति के मोह में अंधे हुए भाइयों का अहंकार भी शांत कर दिया और राज्य के लिए एक नई संपत्ति भी अर्जित कर ली। दरबार में मौजूद सभी मंत्रीगण और दरबारी बीरबल की दूरदर्शिता पर सिर झुका रहे थे। जहांपनाह ने तुरंत आदेश जारी किया कि विवादित भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए और उस पर जनता के कल्याण के लिए एक बड़ा तालाब या अस्पताल बनवाया जाए। दोनों भाई, जो जमीन पर किए गए श्रम से पूरी तरह थक चुके थे, अब अपने लालच और जिद पर शर्मिंदा खड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि संपत्ति के लिए लड़ने से बेहतर था कि वे मिलकर उसे जोतते और उसका लाभ उठाते। बीरबल ने न केवल न्याय किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि जो चीज कल तक विनाश का कारण थी, वो आज से लोक कल्याण का मार्ग बनेगी। ये निर्णय सदियों तक मुगल साम्राज्य की न्याय प्रणाली की अनोखी मिसाल बन गया। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व और गहरे संतोष से चमक उठा। उन्होंने तुरंत घोषणा की, बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्चे न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि विवाद को लोक कल्याण के अवसर में बदल देना है। ऐसा निर्णय केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता से ही संभव था। दरबार में मौजूद सभी दरबारी, जो पहले भाइयों के झगड़े पर खींच रहे थे, अब बीरबल की दूरदर्शिता की प्रशंसा में सिर झुकाए खड़े थे। दोनों भाइयों ने अब पूरी तरह से बदल चुके झुककर बादशाह से क्षमा मांगी और बीरबल के चरणों में अपना सिर नवाया। उन्होंने वचन दिया कि वे स्वयं उस भूमि पर तालाब निर्माण के कार्य में निस्वार्थ भाव से योगदान देंगे।
बीरबल ने अपनी सहज मुस्कान के साथ कहा, संपत्ति का सबसे बड़ा मूल्य तब होता है जब वो विवाद नहीं बल्कि खुशियां उत्पन्न करती है। ये घटना सदियों तक लोगों को याद दिलाती रही कि बीरबल की सोच न केवल समस्या का समाधान करती थी बल्कि मानव मन को भी एक नई दिशा देती थी, लालच से त्याग की ओर। इस अद्भुत समाधान को देखकर बादशाह अकबर का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता न केवल राज्य को बल्कि आत्माओं को भी समृद्ध करती है। बीरबल, ये भूमि अब झगड़े का कारण नहीं बल्कि एकता का प्रतीक बनेगी। दरबारियों ने उस दिन ये गहराई से समझा कि बीरबल की रणनीति कभी सीधी नहीं होती थी। वो हमेशा मानवीय स्वभाव की जड़ों में जाती थी। जहां अन्य लोग कानूनी पेचीदगियों में उलझे रहते, वहीं बीरबल समस्या के मूल कारण लालच और अहंकार को समाप्त करते थे। आने वाले महीनों में वो तालाब बनकर तैयार हुआ, जो उस क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हुआ। जब भी कोई उस शांत जल को देखता तो उसे बीरबल की सोच याद आती, वो सोच जो सोने को पानी में बदलकर अनमोल शांति खरीद सकती थी। बीरबल का ये न्यायपूर्ण कार्य आज भी दरबार की सबसे चकित कर देने वाली घटनाओं में गिना जाता है। अकबर इस घटना के बाद कई दिनों तक गहन विचार में डूबे रहे। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी कला थी जो मानवता को सिखाती थी कि त्याग में ही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। वो अक्सर दरबारियों से कहते थे, बीरबल ने हमें सिखाया कि कभी कभी हार जाना जीतने से ज्यादा कीमती होता है। ये न्याय दरबार के इतिहास में एक मानदंड बन गया। जब भी कोई दरबारी किसी दुविधापूर्ण मामले में फंसता तो अन्य लोग उसे तालाब का उदाहरण देते थे। सोने के लालच को त्याग कर सार्वजनिक कल्याण को प्राथमिकता देने का उदाहरण। बीरबल का नाम अब केवल हाजिर जवाबी के लिए नहीं लिया जाता था, बल्कि उस अद्वितीय सोच के लिए लिया जाता था जो केवल समाधान नहीं देती थी बल्कि समाज को एक नया दर्शन देती थी। उनकी सोच ने सिद्ध कर दिया कि भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान मन की शांति और सामूहिक समृद्धि होती है। अकबर बादशाह स्वयं भी बीरबल की इस दूरदर्शिता और असाधारण न्याय प्रणाली पर मोहित रहते थे। वे अक्सर दरबार में खुले तौर पर कहते थे कि बीरबल केवल उनका सलाहकार नहीं बल्कि उनके राज्य का मार्गदर्शक दीप है, एक ऐसा खजाना जिसका मूल्य सोने की अशर्फियों से तोला नहीं जा सकता। हालांकि बीरबल की बढ़ती ख्याति ने आसपास के राज्यों के कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। उन्हें लगता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल स्थानीय समस्याओं तक सीमित होगी। एक दिन पड़ोसी रियासत का एक घमंडी राजदूत आगरा के दरबार में आया। उसने दरबारियों को सोने, चांदी और महंगे उपहारों से चकित करने के बजाय बादशाह के सामने एक अनोखी पहेली रखी। उसने गर्वीले लहजे में पूछा, जहांपनाह, आपके विद्वान बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली है। मेरी जिज्ञासा है कि आपके राज्य में सबसे बड़ा धन क्या है? वो जिसे न तलवार छू सकती है, न ही लूट का डर है। समस्त दरबारी हथियार, अन्न भंडार और राजस्व का हिसाब लगाने लगे, पर कोई भी ऐसा उत्तर नहीं खोज पा रहा था जो राजदूत को संतुष्ट कर सके। ये समय एक बार फिर बीरबल की अद्वितीय सोच की अग्नि परीक्षा का था। समाप्त।